हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत और जैसा कि आपको पता है मैं 12th क्लास की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है। सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं राजा किसान और नगर, जिसमें से हमने सेकंड 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। 2 पार्ट में से फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने महाजनपद की विशेषता और मगध एक शक्तिशाली महाजनपद है, इसके बारे में हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख करके जरूर, मैं आपको लिंक कमेंट में या फिर लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पहला कि जो मौर्य साम्राज्य था, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं राजाओं के बारे में। तो जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में आखिर हमें जानकारी कैसे मिली, है ना, कहीं से जानकारी मिली होगी, उस जानकारी के स्रोत बताने हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है कि जो 600 ईस्वी पूर्व से और जो 600 ईस्वी के जो काल है उसमें कृषि में कौन से तौर तरीके में परिवर्तन हुआ, हमें इसके बारे में इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम हर पार्ट में हम 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ताकि वीडियो छोटी भी रहे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से हो सके। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य जानकारी के ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं वो हमें बताने हैं। ये आपके जो 5 पॉइंट्स है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है मैग्स्थनीज की इंडिका। अब जो मैग्स्थनीज थे वो एक राजदूत थे। ठीक है, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत थे जो कि आए हुए थे, जिन्होंने वहां पर रह करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। और इस पुस्तक के इंडिका में उन्होंने उस समय के किसके, है ना, प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया कि हाँ, जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो उनका प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से वो राज करते थे, इसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया। जो मैग्स्थनीज थे वो कब से कब तक रहे, तो वो 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक कहां पर है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में रहे। तो वहां रहकर उन्होंने पुस्तक लिखी और वही पुस्तक क्या बन गई, आने वाले समय में हम इतिहासकारों के लिए एक जानकारी का स्रोत बन गया। किसके, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मेन है हमारा पॉइंट्स को लिखना, पॉइंट्स याद करो, एक्सप्लेन आप कर लोगे। सेकंड पॉइंट है हमारा कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अब आपको कौटिल्य का नाम पता होगा, कौटिल्य को ही हम क्या बोलते हैं, कौटिल्य को ही हम दूसरे नाम से क्या क्या जानते हैं वो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, अब बुक पढ़ोगे आपको पता चलेगा। वैसे ही जो कौटिल्य थे उन्होंने वहां पर, मतलब जो कौटिल्य थे वो क्या थे, मंत्री थे। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे और वहां पर रह करके उन्होंने क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब आपको पता होगा जो कौटिल्य थे वो, मतलब बोल सकते हो ना, उनको ना लोगों को छल में फंसाने का एक, बोल सकते हो, ऐसा कौशल प्राप्त था, इसी कारण इनको रखा गया था यहाँ पर। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर रह करके कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी अपनी पुस्तक किसमें, अर्थशास्त्र में। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। ठीक है, इसमें हमें बताया गया किस तरीके से राजनीति की जाती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। अब जो विशाखा दत्त ये नाम है और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। मतलब कि अब जो विशाखा दत्त हैं उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हमारा मुद्रा राक्षस। अब जो मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने ही किसको, नंद साम्राज्य को परास्त करके क्या बनाया था, नंद साम्राज्य को समाप्त करके, है ना, नंद वंश, बोल सकते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, आप ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश को हराने के बाद ही की गई थी। ठीक है, तो इस पुस्तक में मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसमें इसी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया। तो जो भाई नॉवस की बात है, जो पुस्तक लिखी गई है, तो ये बताया गया उसमें कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराया। तो वो भी क्या बन गया हमें, तो वो भी हमारा बनेगा कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत बन गया। ठीक है, 3 पॉइंट कम्प्लीट हुआ। अगला है चौथा पॉइंट जो कि है जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि हम इसके बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना, चैप्टर हम पढ़ेंगे 4 में। तो जो बौद्ध और जैन धर्म थे वो ग्रंथ भी इसी समय काल के बीच में लिखे जा रहे थे। तो जो बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ मिले उसमें हमें बताया गया कि किस तरीके से जो मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे उनके धार्मिक विचार क्या थे
और उनकी जीवनी कैसी थी, उनका जीवन मतलब वो किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, ये रहन पहन था, उनका खान पान था, ये किसमें बताया गया? तो वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में कहीं ना कहीं बताया गया, बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब नौवां सी बात, जब इसमें बताया गया है तो ये क्या बन गया? बौद्ध और जैन धर्म का एक जो ग्रंथ है वो भी एक जानकारी का स्रोत बन गया। किसके बारे में? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, और लास्ट है अभिलेख। अब नौवां सी बात है, हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा, अभिलेख क्या होते हैं? जो कठोर सतह पर लिखे जाते हैं। और अभिलेख कौन बनवाते हैं? जो मतलब राजा बनवाते हैं। और राजा बनवाया क्यों? ताकि वो अपनी किसको लिखवा सके? अपने उपलब्धियों को लिखवा सके, साथ साथ अपने उपलब्धियां तो बताएंगे, साथ साथ अपने साम्राज्य की व्यवस्था, किस तरीके से वो साम्राज्य की व्यवस्था को संभालते थे, किस किस से युद्ध करा, किस किस से विजय प्राप्त करी, ये सब मतलब कि जो इन्हें बनवाते हैं वो अपने बारे में इसमें तारीफ करवाते हैं। ये हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था। तो जो अभिलेख होते हैं वो राजाओं द्वारा ही बनाए जाते हैं, और जो इन्हें बनवाते हैं वो जो अभिलेख बनवाते हैं वो उनके बारे में ही हमें अभिलेखों से कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। तो अभिलेख भी हम कह सकते हैं कि एक स्रोत है किसका? मौर्य साम्राज्य के जानकारी का। ठीक है, ये हमारे 5 पॉइंट है। अगर आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हो, 5 में से 4 आएगा, 3 नंबर का ज्यादा आएगा, ये 6 नंबर की 6 नंबर तो आता ही नहीं है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा तो मान लो 8 नंबर का भी आता है, बस थोड़ा आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, तो आप किताब को अच्छे से पढ़ो, जो बाकी जो मैंने समझाया उसको आप ऐड कर सकते हो, अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। इजी वे में लिखना, ज्यादा टफ नहीं करना है। अगला है हमारा सेकंड टॉपिक जो है कि जो 600 ईसा पूर्व का समय काल है। अब आप देखोगे तो जो 600 ईसा पूर्व से, मतलब कि 600 ईसा पूर्व से अगर मैं 600 ईस्वी में जाऊंगा तो इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं कितने समय टाइम पीरियड हो गया? पूरे 1200 साल। इन 1200 साल में कृषि के, है ना, खेती बाड़ी के जो तौर तरीके थे उसमें क्या परिवर्तन आया, हमें ये बताना है। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा, अभी तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, लेकिन अब लोहे की खोज हो चुकी है। लोहे की खोज हुई तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? पहले जो हल हुआ करते थे वो कैसे थे? लकड़ी के थे, मतलब कि जो इसके नीचे था एरिया था वहां पे लोहे के फाल नहीं लगे हुए थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब लकड़ी मतलब लोहे की खोज हो गई तो हल के नीचे यहाँ पर किनारे पर क्या लगाया गया? लोहे के फाल लगाए गए, जिससे अब जो हल हो गया मजबूत हो गया, जिससे क्या हो पाया? अब ज्यादा गहराई से मिट्टी को खोदा जाने लगा। कहां पर? गंगा घाटी वाले इलाकों में, जहां पे नमी वाले इलाके पाए जाते हैं, है ना, जहां पे एरिया अच्छा पानी अच्छे से मिल रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, उस एरिया की जो जमीन होगी उसकी में कैसी होगी? उनमें नमी पाई जाएगी। ठीक है, तो वहां पर ये हल आसानी से खेतों को जोत पाते थे। और जब मतलब कि जब मिट्टी अच्छे से खुदाई होगी तो उसमें जो बीज हैं वो अच्छे से अंदर जा पाएंगे, और अच्छे से जाएंगे तो क्या होगा? उपज भी अच्छी खासी बढ़ेगी। आखिर एक सवाल आना चाहिए कि जो ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी बीच में जो परिवर्तन आए वो आए क्यों? तो इसका जो मेन रीजन है राजाओं द्वारा टैक्स का बढ़ाना। अब जो राजाओं थे उन्होंने क्या किया? टैक्स में वृद्धि कर दी। तो टैक्स में वृद्धि कब कर पाएंगे राजा? जब वो किसानों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड करा पाएंगे। तो किसानों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ चीजों में परिवर्तन किया। पहला क्या किया? हलों का प्रचलन, है ना, हलों का प्रचलन बताया दिया कि अब क्या वो हलों में जो नीचे था वहां पर नीचे साइड लोहे के फाल लगाए गए, जिससे क्या हल मजबूत हो गए, जिससे अच्छे से क्या कोई न भी खेतों में जुताई होने शुरू हो गई, जिससे कहीं ना कहीं पैदावार में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब जब पैदावार ज्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है किसानों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा किसानों के पास आएगा तो क्या होगा? टैक्स भी राजा के पास ज्यादा जाएगा। ठीक है, ये मकसद था राजाओं का। सेकंड पॉइंट है धान की रोपाई। अब नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये जो गंगा घाटी इलाका था, है ना, अब गंगा घाटी इलाके में गंगा नदी बह रही है वहीं से, तो नॉर्मल सी बात है वहां पे क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। और पानी किसके काम आता है? सिंचाई के। और आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा है रबी और खरीफ फसल के बारे में, तो हमें पता है तो धान एक ऐसी फसल है जिसको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और वो पानी कहां से मिल रहा है? गंगा घाटी के इलाके से मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं क्या हुई? धान की रोपाई की गई। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंचाई के साधन आसानी से मिल जा रहे थे। इससे क्या बढ़ गया? तो धान की उपज बढ़ने लगी। और धान एक नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। यह आपको 6ठी 7वीं क्लास में ही पढ़ाया गया है। क्या जो धान होता है वो एक तरह से नकदी फसल मानी जाती है, मतलब कि जिसको सिर्फ व्यापार के लिए ही उगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है हमारा कुदाल का प्रयोग।
जैसे मैंने बताया कि भाई जहां पे नमी, मिट्टियों में नमी है, वहां पे हल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ इलाके ऐसे थे जो अर्ध शुष्क थे, मतलब कि सूखे पे पाए जा रहे थे, तो उन इलाकों में हम हलों का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन इलाकों में क्या यूज किया जा रहा है? कुदाल। अगर आपने कुदाल नहीं देखा है तो आप कुदाल देख सकते हो। तो कुदाल जो होता है ये ऐसे होते हैं और यहाँ पर ना लोहे के बने हुए होते हैं ये, जैसे आपने कभी रोड को तोड़ते हुए देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे नुकीला नुकीला होता है। इससे क्या हुआ, इससे वो मार मार के करते मिट्टी को, जो ठोसपन होता था वो तोड़ दिया करते थे और फिर क्या करते थे, खेत को ऐसे जोत पाते थे। ठीक है, मतलब ये उन इलाकों में यूज किया जाता था जहां पे जमीन जो थी सूखी भी होती थी। ठीक है, तो जैसे मैंने बता दिया पंजाब और राजस्थान में कुछ इलाके ऐसे थे जो कि अर्धशुष्क थे, वहां पर कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन पहले क्या था, पहले हर जगह हल का यूज हो रहा है जिससे पैदावार नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब थोड़ा चेंजेस किया गया ताकि क्या कर सके, पैदावार में बढ़ोतरी किया जा सके। ठीक है, इजी पॉइंट से आराम से आप लिख लोगे। अगला है कृत्रिम सिंचाई। अब हमने भाई धान उगा लिया, सब कुछ उगा लिया, लेकिन कई इलाके ऐसे भी तो होंगे जहां पर क्या है, पानी, सिंचाई की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे होंगे। इसलिए किसानों ने भी बोल सकते हो, कई किसानों ने भी सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक बोल सकेंगे, निजी स्तर पर भी अपने क्या बनाए, निजी स्तर पर भी अपने सिंचाई के साधन बना लिए, जैसे ट्यूबवेल हो गया, है ना, ऐसी सुविधा बना ली। लेकिन कई किसानों ने मिलकर भी सिंचाई के साधन बनाए, जैसे कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो कुआं आ सकता है ना, कुआं बनाया ताकि पानी हो सके। दूसरा नहरें भी बनाई गई। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, और बताओ और क्या हो सकता है जो खुद से बनाया जा सकता है ना। मतलब ऐसे ही जो चीजें हैं क्या राजाओं द्वारा बनाया गया कई, तो ताकि कहीं ना कहीं कृत्रिम सिंचाई के साधन प्रोवाइड हो सके। इसमें तालाब भी आ सकता है ना। तो ये ऐसे साधन थे जिससे उन इलाकों में यूज किया जाता है जहां पे क्या सिंचाई के साधन नहीं थे, तो कृत्रिम तरीके से बनाया गया ताकि खेतों में प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला कृषि के नए तौर तरीके का प्रभाव। अब हम पढ़ भी रहे हैं कि जो कृषि में इतना जो परिवर्तन आया उसका जो प्रभाव है सभी किसानों पर एक जैसा नहीं पड़ा। अब कुछ ऐसे किसान थे जो क्या थे, भूमिहीन थे। अब क्या उन किसानों के पास भी सेम प्रॉफिट हुआ होगा? नहीं हुआ, क्योंकि उनके जमीन ही नहीं है। जब उनके पास जमीन नहीं है तो क्या हुआ होगा, उनके पास कहीं ना कहीं उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा, मतलब कि बोल सकते हैं पैसा नहीं आया होगा। और जिनके पास भाई जमीन थी, उनके पास अपनी जमीन है, पैदावार बढ़ा तो उनके पास पैसा भी ज्यादा हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गरीब किसानों और अमीर किसानों के बीच में अंतर बढ़ गया, जो कि पहले नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, कुछ किसान बहुत अमीर हो गए, कुछ किसान बिल्कुल गरीब हो गए। जिससे ये हुआ कि किसानों के बीच में क्या बढ़ गया, ये अंतर जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बढ़ गया। मतलब उनके बीच में अमीर गरीब का डिफरेंस ज्यादा प्रभावी हो गया। और इसी के बीच में एक नया वर्ग बना जिसे हम कहते हैं गृहपति। ठीक है, अब जो ये गृहपति थे वो क्या करते थे, किसानों पर नियंत्रण रखते थे। वही सेकंड पॉइंट है। लास्ट पॉइंट जो है गृहपतियों का उदय। तो इसी कारण जो अंतर बढ़ गया किसानों के बीच में, उसी कारण एक नया वर्ग उभरा जिसे हम गृहपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा मकसद था, 2 टॉपिक हमने वो कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो को यहीं रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं।